दोस्तों आज मैं आपको विश्व के प्रमुख बंदरगाह पत्तन या फिर पोर्ट्स के बारे में बताने वाला हूं जिससे कि दुनिया भर में कई चीज़ों का आदान प्रदान होता है। बहुत से देशों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यापार का केंद्र ये माने जाते हैं। लगभग 16 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से कुछ एक अमेरिका में होंगे, कुछ एक मिडिल ईस्ट के अंदर होंगे, कुछ ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे, कुछ एशिया के अंदर होंगे। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह माल, अनाज, कच्चा माल एक देश से दूसरे देश या फिर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पहुंचाया जाता है। तो इस लिस्ट की शुरुआत हम लोग करेंगे वैंकूवर के साथ। वैंकूवर बंदरगाह कनाडा के अंदर मौजूद है और कनाडा का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह माना जाता है। ये जो है कनाडा के पश्चिमी तट पर मौजूद है, जिससे इसका सीधा संबंध एशिया के देशों से है। क्योंकि आप जैसे थोड़ा घूमोगे तो इस तरफ आपको एशिया ही मिलने वाला है। तो ऐसा समझ लो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र जो है उसमें व्यापार का सबसे मुख्य दरवाजा कौन सा है? वैंकूवर बंदरगाह। अब देखो, होता यह है कि इस बंदरगाह पर बहुत सा माल आता है, जैसे चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इन देशों से बहुत सी सामान आते हैं, जैसे कपड़े हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, खिलौने हो गए, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, ये सब कुछ इसी पे आता है, वैंकूवर पे आता है। वहीं कनाडा से जाने वाला जो वन उत्पाद है, लकड़ी है, अनाज है, कोयला, पोटाश या पेट्रोलियम जैसी चीज़ें जो हैं वो एशिया के कुछ देशों में जाती हैं। तो आप समझ सकते हो कि कनाडा के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, और बाकी एशिया महाद्वीप के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो बंदरगाह है वो है न्यू ऑरलियंस बंदरगाह, जो कि यूएसए के अंदर मौजूद है। अमेरिका की जो मिसिसिपी नदी है उसके मुहाने पर यह मौजूद है। यहाँ पर जो मिसिसिपी नदी है ये अमेरिका के एक बहुत बड़े हिस्से को समुद्र से जोड़ती है। यही कारण है कि अमेरिका के अंदरूनी हिस्सों में जो कृषि उत्पाद पैदा होते हैं या जो भी उत्पादन होता है उस सब के लिए जो दरवाजे का काम करता है वो कौन सा बंदरगाह करता है? न्यू ऑरलियंस बंदरगाह। तो इसे आपको याद रखना है। तब देखो, होता क्या है कि जो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देश है वहाँ से तेल, कॉफ़ी, चीनी और खनिज जैसी चीज़ें जो हैं वो इसी बंदरगाह पे आती हैं और फिर यूज़ की जाती हैं। वहीं अमेरिका के जो मध्य पश्चिमी प्रांत है जहाँ पर अनाज तैयार होता है, खेती होती है, जैसे मक्का हो गया, सोयाबीन, गेहूँ, मशीनरी हो गई, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोकेमिकल उत्पाद हो गए, ये सब जो हैं इसी रास्ते से, मतलब इसी बंदरगाह से लैटिन अमेरिका, यूरोप और एशिया को भेजे जाते हैं। तो इसका मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट दरवाज़ा हो जाता है। तीसरा जो आता है वो है सेंटोस, जिसको कॉफ़ी पॉट के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके ब्राज़ील के अंदर मौजूद है। ये जो सेंटोस बंदरगाह है ये ब्राज़ील का सबसे बड़ा बंदरगाह है और दुनिया में कॉफ़ी निर्यात करने वाले सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। ब्राज़ील के जितने भी कृषि उत्पाद पैदा होते हैं उनको दुनिया के बाज़ारों तक पहुँचाने का काम यही बंदरगाह करता है। तो इसकी अहम भूमिका है, याद रखना है। अब एक बात समझ लो कि जो चीन है, अमेरिका है और यूरोपीय देश है, उनमें जो मशीनरी बनती है, उर्वरक बनते हैं, रसायन बनते हैं और भी जो औद्योगिक उत्पाद होते हैं वो सब इसी पोर्ट के द्वारा ब्राज़ील के अंदर आते हैं। वहीं कॉफ़ी, चीनी, सोयाबीन, संतरे का रस, मांस और अन्य कृषि जो उत्पाद होता है उसको दुनिया भर में यहीं से भेजा जाता है, मतलब ब्राज़ील इसको बेचता है। तो ब्राज़ील के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह हो जाता है ये। इसके बाद आता है केप टाउन बंदरगाह, जो कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी सिरे पर ये बिल्कुल मौजूद है, अटलांटिक और हिंद महासागर के बीच में। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि एक रणनीतिक जगह हो जाती है। ये जो है अफ्रीका के लिए एक प्रवेश द्वार का काम करता है। जैसे कोई यूरोप से आए या फिर एशिया से आए तो इजीली इस द्वार के द्वारा आ सकता है। वहीं अगर कोई यूरोप से एशिया भी जा रहा है तो उसके लिए प्रमुख रुकने की जगह हो जाती है, एक पड़ाव हो जाता है एक तरीके का। तो इसे आपको याद रखना है। अब एक बात आप समझ लो कि यूरोप, एशिया और अमेरिका से मशीनरी, वाहन, उपभोक्ता वस्तुएं और पेट्रोलियम उत्पाद जो हैं वो इसी रास्ते से आते हैं अफ्रीका के अंदर। वहीं दक्षिण अफ्रीका के जो खनिज हैं, जैसे कि लोएस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, इसके अलावा शराब हो गई, फल, ऊन, मछली, कृषि उत्पाद, ये सारा माल जो है अफ्रीका से यहीं से बाहर निकलता है। कुछ माल यूरोप की तरफ जाता है, कुछ एशिया की तरफ जाता है, कुछ अमेरिका की तरफ जाता है। तो ये प्रवेश द्वार बहुत ही ज़्यादा रणनीतिक है, इसे तो आपको ज़रूर याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं अलेक्जेंड्रिया पोर्ट के बारे में, जो कि मिस्र के अंदर मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि ये जो है मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है और भूमध्य सागर पर एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। यह मिस्र के अधिकांश व्यापार को संभालता है। खासकर इसका व्यापार किसके साथ चलता है? यूरोप के साथ चलता है। अब इस बात को समझो कि यूरोप, एशिया और अमेरिका से जो मशीनरी आती है, वाहन आते हैं, या फिर अनाज हो गया, लकड़ी हो गई, या फिर कोई भी औद्योगिक उत्पाद हो गया, वो सब इसी रास्ते से मिस्र में आते हैं। वहीं कपास, चावल, आलू, फल, सब्जियां और पेट्रोलियम,
इसी रास्ते से यूरोप और एशिया जाते हैं। तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है मिस्र के व्यापार के लिए अलेक्जेंड्रिया, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं कोपनहेगन की तरफ। ये जो कोपनहेगन है ये आपका डेनमार्क के अंदर मौजूद है। डेनमार्क की राजधानी है ये, और बाल्टिक सागर में प्रवेश का एक अच्छा खासा द्वार है। उत्तरी यूरोप के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय व्यापार और रसद केंद्र है। खासकर यहाँ पर कंटेनर जहाज और क्रूज पर्यटन के लिए आते हैं। तो इसका मतलब इस जगह से पर्यटन से भी फ़ायदा होता है और व्यापार से भी फ़ायदा होता है। अब इस बात को समझो कि जो मुख्य यूरोपीय देश हैं जैसे कि जर्मनी हो गया, स्वीडन हो गया, ब्रिटेन हो गया, एशिया और अमेरिका है, वहाँ से जो मशीनरी आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, वाहन आते हैं और उपभोक्ता की वस्तुएं आती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं इसी रास्ते से आती हैं। और यहाँ से क्या जाता है? दवाएं जाती हैं, कृषि उत्पाद जैसे डेयरी, सूअर का मांस, मशीनरी, पवन ऊर्जा उपकरण, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ से बाहर जाती हैं। तो इसे आपको याद रखना है, डेनमार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तरी यूरोप को ध्यान में रखना। इसके बाद चलते हैं लिस्बन। लिस्बन जो है वो पुर्तगाल के अंदर मौजूद है और पुर्तगाल की राजधानी है। आपको पता है अटलांटिक महासागर में जो तेजो नदी है उसके मुहाने पर यह स्थित है। ऐतिहासिक रूप से ये एक बड़ा खोज और व्यापारिक बंदरगाह रहा है, और आज भी जो व्यापार यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच होता है उसके बीच में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। तो इसे आपको याद रखना है। जो यूरोपीय संघ के देश हैं, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, उससे जो पेट्रोलियम आता है, रसायन आता है, मशीनरी, वाहन और उपभोक्ता की वस्तुएं हैं, वो सब इसी रास्ते से आती हैं। वहीं पुर्तगाल से ऑटोमोबाइल और उसके पुर्जे जाते हैं, जो पार्ट्स होते हैं गाड़ियों के, कपड़े, कॉर्क उत्पाद, शराब, कृषि उत्पाद और कुछ एक खनिज हैं जो यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और कुछ एक अन्य देशों के अंदर बेचे जाते हैं। तो लिस्बन जो है पुर्तगाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आता है फ्रेमेटल। फ्रेमेटल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में ये मौजूद है बंदरगाह, एशिया के लगभग बहुत करीब है। इसकी खास बात यह है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो विशाल खनिज और कृषि संसाधन है उसको निर्यात करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट बंदरगाह हो जाता है। एशिया से, खास करके चीन और जापान से और यूरोप और अमेरिका से जो मशीनरी आती है, वाहन आते हैं, उपभोक्ताएं वस्तुएं आती हैं, पेट्रोलियम आता है, वो सब इसी रास्ते से ऑस्ट्रेलिया आता है। और ऑस्ट्रेलिया से जो लौह अयस्क, गेहूं, ऊन, पशुधन, एल्यूमिना और प्राकृतिक गैस, ये सारी चीज़ें यूरोप की तरफ कहाँ से जाती हैं? इसी बंदरगाह से जाती हैं। मतलब एशिया और यूरोप को भेजी जाती है यहाँ से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेमेटल। इसके बाद आता है आपका रॉटरडम। ये जो रॉटरडम है ये नीदरलैंड के अंदर मौजूद है और यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह इसको कहा जाता है। यह जो है राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, जो जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों के अंदरूनी हिस्से को जोड़ता है। मिडिल ईस्ट से जाने वाला तेल, एशिया के कंटेनर और अमेरिका के कृषि उत्पाद जैसे कि कच्चा तेल, रसायन और खनिज है, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ आती हैं। मतलब इस रास्ते से नीदरलैंड में आती हैं। वहीं नीदरलैंड और पूरे यूरोप से जो रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद है, रसायन है, मशीनरी है, कृषि उत्पाद है जिसको डेयरी और फूल आप कहते हो, और इसके अलावा जो कंटेनर माल है, तैयार कंटेनर माल, वो इसी रास्ते से पूरी दुनिया में जाता है। तो इसका मतलब यूरोप और नीदरलैंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बंदरगाह। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं योकोहामा के बारे में, जो कि जापान के अंदर स्थित है। टोक्यो खाड़ी के अंदर ये मौजूद है और सबसे बड़े और सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। जापान के जितने भी बड़े औद्योगिक और वाणिज्य क्षेत्र हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार इसको माना जाता है और एशियाई व्यापार के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। जो चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व और यूरोप से कच्चा तेल आता है, प्राकृतिक गैस आती है, खनिज, अनाज और विभिन्न प्रकार की निर्मित चीज़ें आती हैं, वो सब इसी रास्ते से जापान के अंदर आती हैं। वहीं जापान से जो ऑटोमोबाइल जैसे होंडा हो गया, सुजुकी हो गई, मशीनरी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, स्टील और अन्य तकनीकी चीज़ें हो गई, ये सारा सामान इस बंदरगाह से दुनिया भर में जाता है। तो जापान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बंदरगाह। मैं कहता हूँ पूरे एशिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो योकोहामा को आपको याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं फिलीपींस की तरफ। यहाँ पर है आपका मनीला। मनीला जो है वो फिलीपींस की राजधानी भी है और वहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। जो पूरा दक्षिण पूर्व एशिया है उसके लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र इसको माना जाता है और देश का जितना भी आयात निर्यात होता है वो यहीं से होता है, मतलब फिलीपींस का। जैसे कि जो चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, अमेरिका है, यूरोप है, यहाँ से जो मशीनरी बन के आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स बन के आते हैं, वाहन बन के आते हैं, पेट्रोलियम और भी चीज़ें बन के आती हैं, वो सब यहीं से आती है फिलीपींस के अंदर। और यहाँ से जाता क्या है? कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक्स,
वस्त्र, कृषि उत्पाद जैसे कि नारियल तेल हो गया, फल हो गए, खनिज और कुछ तैयार माल एशिया, अमेरिका और यूरोप को बेचा जाता है। तो इसका मतलब फिलीपींस का अच्छा खासा काम यहाँ से चलता है। तो मनीला को आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें ऑकलैंड के बारे में, जो कि न्यूजीलैंड के अंदर मौजूद है, काफ़ी दूर है, बिल्कुल अलग थलग है। मैं आपको बता दूं कि ऑकलैंड जो है वो न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा बंदरगाह है और देश के उत्तरी द्वीप पर स्थित है। ये जो है न्यूजीलैंड के जितने भी कृषि उत्पाद हैं उनको दुनिया भर में निर्यात करने के काम आता है और आवश्यक वस्तुओं का आयात करने के काम आता है। चूँकि आपको पता है कि यहाँ पर डेयरी का उत्पादन बहुत ज़्यादा है न्यूजीलैंड के अंदर, लेकिन बाकी चीज़ें इनको मंगानी पड़ती हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका और जापान से ना मशीनरी आती है, वाहन आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आता है और भी उपभोक्ता की चीज़ें हैं वो यहाँ आती हैं। वहीं यहाँ से डेयरी उत्पाद बाहर जाता है, जैसे कि मिल्क पाउडर हो गया, मक्खन हो गया, पनीर, मांस, भेड़ का मांस, यहाँ तक कि गौमांस भी यहाँ से निकल के आता है। फल हो गया, कीवी, लकड़ी, शराब जैसी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से भेजी जाती हैं, चीन में भेजी जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, यूरोपीय देशों को, इन सबको बेचा जाता है। तो समझ लो कि ऑकलैंड जो है वो न्यूजीलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी अलग थलग है, तो ये एक अच्छा खासा व्यापार का केंद्र है। इसके बाद हम बात करते हैं रूस के बारे में। तो देखो, रूस में 3 इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मरमांस्क। ये जो बंदरगाह है ये आर्कटिक महासागर पर रूस का सबसे बड़ा और एकमात्र पूरे साल बर्फ मुक्त बंदरगाह है, क्योंकि अटलांटिक महासागर का कुछ गर्म पानी होता है जो यहाँ आता है, जिसकी वजह से ये पानी बर्फ नहीं बनता है। क्योंकि आपको पता है कि आर्कटिक वाले हिस्से के अंदर मौजूद है रूस, इसलिए वहाँ पर बर्फ जम जाती है। तो ऐसे में ये एकमात्र बंदरगाह है जो पूरे साल काम करता है। तो आप समझ लो कि कितना इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है। यूरोप और एशिया से जो कार्गो, मशीनरी और उपकरण आते हैं वो सब इसी रास्ते से आते हैं। वहीं रूस के जो खनिज हैं, जैसे कि निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, मछली, लकड़ी, पेट्रोलियम उत्पाद, ये सारा जो माल है यूरोप और एशिया के हिस्सों में यहीं से भेजा जाता है। तो मरमांस्क बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद एक इगारका भी आता है। ये जो है आर्कटिक महासागर पर येनिसी नदी के मुहाने पर मौजूद है। मैंने अभी हाल ही की वीडियो में आपको पूरा भूगोल समझाया है रशिया का। आपको पता होगा कि येनिसी नदी कहाँ है, बिल्कुल बीच में है। तो उसके मुहाने पे ये मौजूद है आर्कटिक महासागर पे। तो याद रखना, इसके ऊपर बर्फ़ जमती रहती है, मतलब पूरा साल ये काम नहीं करता है, थोड़ा समय तक काम करता है, बाकी बर्फ़ जम जाती है। अब देखो, चूंकि यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है तो साल भर तो यहाँ काम होता नहीं है, ज़्यादा माल यहाँ आता नहीं है। सिर्फ स्थानीय ज़रूरतों को पूरे करने लायक कुछ एक माल यहाँ पे आ जाता है। तो इस हिसाब से आप उसको याद रख सकते हो। बाकी यहाँ से जाने वाला माल तो समझ लो लकड़ी हो गई, लकड़ी से बने हुए उत्पाद हो गए, जो यूरोप भेजने हो, एशिया भेजने हो, तो यहाँ से भेज दिया जाता है, वो भी अगर मौसम सही रहे तो। इसके बाद जो तीसरा यहाँ पर बंदरगाह है वो है सेंट पीटर्सबर्ग। इसका नाम सुन के आपको याद आ गया होगा, ये बाल्टिक सागर पर रूस का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। पश्चिमी रूस के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री प्रवेश द्वार इसको माना जाता है। जितना भी व्यापार यूरोप के साथ होता है उसमें एक बड़ा हिस्सा ये भी निभाता है। जो यूरोपीय देशों और जर्मनी और फिनलैंड से या फिर चीन से जो मशीनरी आती है, वाहन आते हैं, उपभोक्ता वस्तुएं आती हैं, वो सब यहीं से आती हैं। बाकी जो रूस का पेट्रोलियम उत्पाद है, धातु है, लकड़ी है, खनिज है, उर्वरक है, ये सब यूरोप भेजे जाते हैं यहीं से, क्योंकि पास में पड़ता है, तो ये ईजी हो जाता है। तो 3 हो जाते हैं, एक तो मरमांस्क, दूसरा इगारका और तीसरा सेंट पीटर्सबर्ग। याद रखना, सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो अपने लौह इस्पात के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मैंने अभी आपको हाल ही में बताया भी था। तो इसको एक ही मान के चलो, इन तीनों बंदरगाहों को, क्योंकि रूस के अंदर मौजूद है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं कोलंबो की तरफ, जो कि श्रीलंका के अंदर मौजूद है। हिंद महासागर में एक बहुत ही ज़्यादा रणनीतिक स्थान पर यह मौजूद है। पूरे दक्षिण एशिया के लिए इसे एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रांसशिपमेंट हब कहा जाता है। होता यह है कि यहाँ पर जो माल आता है वो एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में बदला जाता है, इसलिए इसको ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। तो उसके लिए बहुत बढ़िया जगह है ये। चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है, उस रास्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि चीन ने कहीं ना कहीं इसके ऊपर अपना कब्जा जमा के रखा हुआ है, जिससे कि वो अपना रास्ता बना सके, जिसको आप न्यू सिल्क रोड भी कहते हो। तो इसे आपको याद रखना है। चीन, भारत, सिंगापुर, यूएई और यूरोपीय देशों से जो पेट्रोलियम, मशीनरी, कपड़ा, खाद्य पदार्थ, ऐसी चीज़ें आती हैं, वो सब यहीं से आती हैं श्रीलंका के अंदर। वहीं श्रीलंका से चाय, रबड़, नारियल उत्पाद, वस्त्र, इसके अलावा जो रत्न होते हैं वो सब जो हैं यूरोप, मध्य पूर्व, अमेरिका और एशिया को भेजे जाते हैं। तो श्रीलंका की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोलंबो बंदरगाह, तो इसे आपको याद रखना है।
इसके बाद आता है जकार्ता। जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया के अंदर मौजूद है, इंडोनेशिया की राजधानी है और सबसे बड़ा बंदरगाह भी यही है। दक्षिण पूर्व एशिया में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र इसको माना जाता है, क्योंकि इंडोनेशिया की आबादी के लिए एक बहुत ही प्रमुख व्यापार केंद्र है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट इसको माना जाता है। चीन, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, अमेरिका, इन जगहों से जो मशीनरी आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, पेट्रोलियम उत्पाद हो जाते हैं, रसायन होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसी रास्ते से इंडोनेशिया आती हैं। और इंडोनेशिया से पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ताड़ का तेल, रबड़, कॉफ़ी और इस तरीके के और भी उत्पाद जो हैं वो यहीं से पूरी दुनिया में जाते हैं, जैसे कि एशिया में चले गए, यूरोप में चले गए, अमेरिका में चले गए। तो इसे आपको याद रखना है, जकार्ता इंडोनेशिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। आखिर में आता है आपका मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो जो है वो उरुग्वे में मौजूद है। ये जो है उरुग्वे नाम का एक देश है, उसकी राजधानी है मोंटेवीडियो। ये जो देश है ये दक्षिण अमेरिका के अंदर मौजूद है और अटलांटिक तट पर ये बना हुआ है, इसीलिए इसकी जो स्थिति है उसको रणनीतिक माना जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चीन, अमेरिका और यूरोपीय देशों से जो मशीनरी आती है, वाहन आते हैं, रसायन आते हैं और जो उपभोक्ता वस्तुएं आती हैं वो सब इसी रास्ते से उरुग्वे में आती हैं। वहीं यहाँ से गोमांस, जो इसको आप बीफ कहते हो, अनाज जैसे कि चावल, सोयाबीन हो गए, डेयरी उत्पाद हो गया, ऊन हो गया, लकड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ से बाहर जाती हैं, ब्राज़ील जाती हैं, अर्जेंटीना, चीन, यूरोपीय संघ और अमेरिका को भेजी जाती हैं ये सारी चीज़ें। तो उरुग्वे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बंदरगाह। तो ये हो जाते हैं 16 महत्वपूर्ण बंदरगाह जो पूरे की पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ों का व्यापार करने में काम आती हैं। ये सारी की सारी लोकेशन जो हैं वो स्ट्रेटेजिक हैं, सभी देशों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आपको ज़रूर याद रखना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा और ये रास्ते समझ में आए होंगे आपको। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।